नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपू गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन पुस्तक के अंक 1 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक 3 अंकों में बँटा हुआ है, जिसको हम बारी-बारी से आसान और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं इसके पात्रों की अगर बात करूँ तो सबसे पहले है अंबिका। अंबिका एक गाँव की एक प्रौढ़ा, यानी कि ना बहुत ज़्यादा बूढ़ी ना बहुत जवान, और मल्लिका की माँ है। महामारी फैलने के कारण इसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह एक असहाय व निर्धन स्त्री है और अपनी पुत्री के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। मल्लिका मल्लिका इस पूरे नाटक की एक नायिका है। अंबिका की पुत्री है और कालिदास की प्रेमिका है। कालिदास जो है वो नाटक के नायक हैं, कवि हैं, सम्राट विक्रमादित्य के दरबारी कवि हैं, कश्मीर के राज्यपाल हैं। दंतुल जो है वो राजपुरुष हैं, मातुल कवि मातुल हैं। नीचे ग्राम पुरुष, ग्रामीण कोई एक ग्राम का ही व्यक्ति है। विलोम जो है ग्राम पुरुष हैं, नाटक के खलनायक हैं। रंगड़ी और संगड़ी उज्जैनी से राजकुमार के साथ आई हुई दो नागरी जो नाट्य केंद्र से जुड़ी हैं। अनुस्वार और अनुनासिक दो अधिकारी निरीक्षक करने वाले। अब लास्ट सबसे अंत में आती हैं प्रियंगु मंजरी, सम्राट विक्रमादित्य की कन्या, जिसका विवाह कालिदास से हो जाता है। तो ये थे आषाढ़ के दिन के पात्रों के नाम और उनका छोटा सा परिचय। तो अब चलिए अंक एक का सारांश देखते हैं, फिर पुस्तक से एक एक लाइन मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग सारांश पढ़ेंगे, फिर किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके पूरे बुक को पढ़ेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रथम अंक में पर्दा उठने से पहले बादलों की गर्जन तथा वर्षा का स्वर सुनाई देता है। पर्दा उठते ही एक साधारण से कमरे का दृश्य है, जहाँ लकड़ी की दीवारें हैं। निचला हिस्सा चिकनी मिट्टी से पुता है, वह बीच बीच में स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार ड्योढ़ी दहेली, जिसको हम लोग कह सकते हैं चौखट में, ड्योढ़ी में खुला है। बाईं ओर का द्वार खुला है जो दूसरे कमरे में जाने के लिए है। उस कमरे में एक तख्त पड़ा हुआ है, वह किवाड़ों को मिट्टी से पोता गया है तथा गेरू व हल्दी से कमल व शंख के चित्र बने हैं। दाईं ओर के झरोखे से बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है। कमरे में एक और चूल्हा व मिट्टी तथा कांसे के बर्तन है, तो दूसरी ओर काई और काली में घड़े रखे हैं। जैसे इस पुस्तक से पता चलता है आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ के महीने में आप सभी लोग जानते हैं कि बारिश होती है, तो बिजली चमक रही है। झरोखे के पास ही लकड़ी का आसन है व चूल्हे के पास दो चौकियाँ हैं। एक चौकी पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। छाछ जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, उसे हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको सूपा कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने घर में चावल या फिर धान वान जो होता है उसको फटकते हैं। तभी उसकी बेटी मल्लिका गीले वस्त्रों में प्रवेश करती है। अंबिका अपने कार्य में व्यस्त है। उसकी माँ के समीप आकर कहती है, आज आषाढ़ का पहला दिन है और ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार यानी कि बहुत तेज वर्षा हो रही है। वह कहती है कि वो पूरी तरह भीग गई है। अंबिका उस पर दृष्टि डालती है, फिर अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर माँ के कंधों पर सिर रख देती है तथा ठंड से कांपती हुई वो माँ के सूखे वस्त्र मांगती है। वह आषाढ़ के पहला दिन है, वो बारिश में बाहर से भीग कर आई हुई है और ठंड से कांप रही है और माँ से सूखे वस्त्र मांगती है। वह वस्त्र बदलने भीतर जाती है और प्रकृति के अद्भुत दृश्य का वर्णन माँ को सुनाती है। वह जो जो देखी रहती है, पहाड़ों पे कैसे वर्षा हो रही है, कैसे कितना आनंद आ रहा है, वो सभी घटनाएं अपनी माँ को सुनाती है। कमरे से बाहर आकर वह फिर अंबिका को अपना अनुभव बताती है, पर माँ चुप रहती है। अंबिका जो है वो क्रोधित रहती है, क्योंकि मल्लिका जो है कालिदास के साथ बाहर गई थी और बारिश में भीग रही थी। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया यानी मतलब कोई रिप्लाई न देकर मल्लिका माँ के हाथ से छाछ छीनकर बात करने को कहती है। हट करती है कि माँ उसे बोले, भले ही उसे डांटे। वह चाहती है कि माँ उसे भले ही डांटे कि वो बाहर क्यों गई, क्यों बिना उससे बारिश में भीगी, बिना उसे पूछे गई। इसलिए वो चाहती है कि माँ उसे डांटे लेकिन बात करे। पर अंबिका उसे दूध पीकर विश्राम करने के लिए कहती है। माँ को रोती देख मल्लिका कारण पूछती है। तभी दूर से घोड़ों के टापों मतलब चलने भाग दौड़ने के शब्द सुनकर अंबिका झरोके के पास चली जाती है। माँ से पूछने पर मल्लिका को पता चलता है कि वे शायद राज्य के कर्मचारी हैं और जब भी वे आते हैं किसी महामारी या युद्ध की सूचना लाते हैं या कोई अनिष्ट होता है। जब घोड़ों की टापों की शब्द सुनाई देती है, जब वे आते हैं तो कुछ ना कुछ महामारी या युद्ध की सूचना लेकर आते हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता ही रहता है। पिछली महामारी में मल्लिका के पिता की मृत्यु हुई थी, आज पता नहीं वे क्यों आए हैं। जब मल्लिका को अपनी माँ से पता चला कि उन्होंने अग्निमित्र को उसके विवाह के लिए कहीं भेजा था, तो वह उत्तेजित होकर माँ से कहती है, मतलब थोड़ा गुस्से में माँ से कहती है कि जब वो विवाह नहीं करना चाहती तो वे निरर्थक प्रयत्न क्यों कर रही है। मतलब जब अब मल्लिका नहीं चाहती कि वो अभी विवाह करेगी, तो वह क्यों परेशान हो रही है उसके विवाह को लेकर। अंबिका बताती है कि अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, तो मल्लिका और अधिक उत्तेजित में कहती है कि उसके बारे में किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। उसका जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे चाहे जैसे जिए। सही बात है, हमें किसी के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अंबिका बेटी को समझाना चाहती है कि लोग उसके विषय में भला बुरा कह रहे हैं, यह अपवाद उससे सहन नहीं होता। मल्लिका माँ को बताती है कि उसने भावना में एक भावना का वर्णन उसने किया है जो केवल भावनात्मक प्रेम है तथा पवित्र, कोमल और अनश्वर है। अंबिका उसको समझाती है कि जो कालिदास के साथ वो घूम रही है बाहर, उससे उसके गांव में लोग बुरा भला कह रहे हैं और ये उसको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मल्लिका कहती है कि वो केवल भावनात्मक प्रेम है तथा वो पवित्र, कोमल और अनश्वर है जो वो कालिदास से करती है। अंबिका उसे समझाती है कि ये केवल छलना व अपने को धोखा देना है, इससे जीवन की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। पर मल्लिका इसे महत्वहीन मानती है। तभी द्वार पर कालिदास के शब्द सुनकर माँ भीतर जाने लगती है, यह कहकर कि उसे बहुत काम करने हैं। तभी कालिदास का एंट्री होता है। कालिदास एक घायल हरिण शावक के हाथ में लेकर पुचकाते व सहलाते हैं।
मल्लिका आहत शावक को देखकर दुखी होती है। आहत मतलब घायल शावक को देखकर दुखी होती है और कालिदास के कहने पर दूध लाती है। वह कालिदास को बताती है कि माँ बहुत रुष्ट है, उन्हें आभास हो गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी। उन्होंने लोकापवाद की चिंता है, मतलब 4 लोग होता है ना कि अगर हम लोग कहीं कुछ कर रहे हैं तो 4 लोग क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, उसकी चिंता है। लेकिन कालिदास कोई उत्तर नहीं देते। तभी दंतुल नामक राजपुरुष आता है। शुरू में मैंने आपको बताया ना कि दंतुल जो एक राजपुरुष हैं, उसने हरिश शावक के बच्चे का शिकार किया है, जिससे कालिदास लेकर मल्लिका के घर आए हैं और उनके पीछे पीछे जो राजपुरुष दंतुल हैं वह भी आ गए हैं। हरिश शावक को लेकर दोनों में वाद विवाद चलता है। वह हरिश शावक को अपनी संपत्ति मानकर उसे लेना चाहता है, लेकिन कालिदास उसे अपराधी मानकर हरिश शावक नहीं देते और मल्लिका से उसे भीतर तक से बिस्तर पर लिटाने को कहते हैं। माँ इसके लिए मना कर देती है तो कालिदास उसे बाहों में लेकर द्वार की ओर चल देते हैं, पर दंतुल उस हरिश शावक का पुनः अपना अधिकार जताते हुए उसे लेना चाहते हैं। जब कालिदास मल्लिका से कहता है कि इसे ले जाओ, बिस्तर पे लिटा दो ताकि थोड़ा आराम करे, सही हो जाए, तो अंबिका जो है मल्लिका की माँ वो मना कर देती है, कहती है कि यहाँ के तख्त यहाँ हरिश शावकों के लिए नहीं है। तो वह जो कालिदास हैं उस हरिश शावक को लेकर चले जाते हैं। वह इस पर दंतुल उस हरिश शावक पर पुनः अपना अधिकार जताते हुए इसे लेना चाहते हैं। इस पर मल्लिका द्वार के सामने जाकर कहती है कि वह निशस्त्र कालिदास से शावक को लेने की जिद ना करें। वह निशस्त्र होते हुए भी, निशस्त्र मतलब बिना शस्त्र के, जो राजपुरुष थे उनके पास तीर धनुष होता है, तलवार होता है, लेकिन जो कालिदास थे वो निशस्त्र थे। वो बताती हैं कि वो निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कालिदास का नाम सुनते ही विस्मित हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो विनम्र, आगे पता चलेगा जाता है, वह और विनम्र होकर कहते हैं कि क्या वह जिससे बात कर रहा है वह ऋतु संहार के लेखक कालिदास हैं, जिन्हें उज्जैनी का राज्य कवि का आसन देना चाहता है। इसी उद्देश्य से आचार्य वररुचि उज्जैनी से वहाँ आए हैं। वह कालिदास से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और चला जाता है। जब कालिदास से उनको दंतुल को पता चलता है कि वो जिससे बहस कर रहा था वो कालिदास हैं, जिन्होंने ऋतु संहार जैसे महान रचना की है और उज्जैनी का राज्य उन्हें राज्य कवि का उपाधि देना चाहता है, तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं और वो उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। और वो बताते हैं मल्लिका को कि महर्षि आचार्य वररुचि उज्जैनी से वहाँ आए हैं। वो कालिदास से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और चले जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके आगे, क्योंकि अगर ये ऐसे पढ़ेंगे हम लोग एक ही वीडियो में सब पढ़ लेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे और समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।